अपडेट चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी बाल विकास। अध्याय 4 सिगमंड फ्रॉयड। मनोविश्लेषण और व्यक्तित्व विकास सिद्धांत। सिगमंड फ्रॉयड और मनोविश्लेषणवाद का परिचय। सिगमंड फ्रॉयड को मनोविश्लेषणवाद साइकोएनालिसिस का जनक माना जाता है। वे ऑस्ट्रिया के वियना शहर के एक न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क विशेषज्ञ थे। उनके सिद्धांत को मनोगतिशील उपागम साइकोडायनामिक अप्रोच और मनोलैंगिक विकास साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उनका मानना था कि मानसिक समस्याएं हमेशा बाहरी नहीं होती, बल्कि मन के अंदर भी छिपी हो सकती हैं। इसलिए मन का विश्लेषण करना आवश्यक है। फ्रॉयड का मुख्य ध्यान इस बात पर था कि यौन ऊर्जा लिबिडो या काम प्रवृत्ति व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मन की अवस्थाएं टॉपोग्राफिकल मॉडल। फ्रॉयड ने मन की तुलना आइसबर्ग बर्फ की चट्टान से की है, जिसका अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे छिपा रहता है। उन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। चेतन मन कॉन्शियस माइंड। यह मन का वह हिस्सा है जो हमारी वर्तमान चेतना और स्थिति से जुड़ा है। ये संपूर्ण मन का केवल 1/10 हिस्सा 10% है। अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड। यह मन का सबसे बड़ा भाग 9/10 हिस्सा या 90% है। इसमें हमारी दमित इच्छाएं अनफुलफिल्ड डिजायर्स, दर्दनाक अनुभव और वे बातें होती हैं जिन्हें हम याद नहीं रखना चाहते। हमारे व्यवहार का अधिकांश हिस्सा इसी अचेतन मन से संचालित होता है। अवचेतन अर्धचेतन मन सबकॉन्शियस प्रीकॉन्शियस। ये चेतन और अचेतन के बीच की स्थिति है। इसमें वे यादें होती हैं जिन्हें हम थोड़ा प्रयास करने पर याद कर सकते हैं, जैसे घर की चाबी रखकर भूल जाना। आइसबर्ग का सिद्धांत। फ्रॉयड ने मन की तुलना बर्फ की चट्टान आइसबर्ग से की है। जिस प्रकार पानी के ऊपर दिखने वाला छोटा हिस्सा चेतन केवल 10% होता है और पानी के नीचे छिपा विशाल हिस्सा अचेतन 90% होता है, वैसे ही हमारे व्यवहार का वह हिस्सा जो दुनिया को दिखता है चेतन व्यवहार बहुत छोटा है, जबकि वास्तविक व्यवहार अचेतन की गहराइयों से तय होता है। निष्कर्षतः जहाँ चेतन मन हमें वर्तमान और यथार्थ से जोड़ता है, वहीं अचेतन मन हमारे व्यक्तित्व की नींव है, जो हमारी छिपी हुई इच्छाओं और अनुभवों के माध्यम से हमारे 90% व्यवहार को संचालित करता है। व्यक्तित्व की संरचना इड ईगो सुपर ईगो। फ्रॉयड ने व्यक्तित्व के 3 महत्वपूर्ण गत्यात्मक पक्ष बताए हैं। इदम इड ये जन्म से मौजूद होता है और पूरी तरह अचेतन से जुड़ा है। ये सुख के सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसे केवल अपनी इच्छाओं की तुरंत संतुष्टि चाहिए, चाहे वह सही हो या गलत। अहम ईगो यह वास्तविकता के सिद्धांत रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है और लगभग 1.5 से 2 साल की उम्र में विकसित होता है। ये इदम और परायम के बीच संतुलन बनाता है और एक पुलिसमैन की तरह काम करता है। परायम सुपर ईगो यह नैतिकता के सिद्धांत मोरालिटी प्रिंसिपल पर आधारित है और 3 साल की उम्र के बाद विकसित होता है। ये समाज के आदर्शों और नैतिक मूल्यों का पालन करता है। मूल प्रवृत्तियां इंस्टिंक्ट्स। फ्रॉयड के अनुसार व्यक्ति में 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इरोस इसे जीवन प्रवृत्ति लाइफ इंस्टिंक्ट कहते हैं, जो प्रेम सृजन और सकारात्मक कार्यों से जुड़ी है। थैनाटोस इसे मृत्यु प्रवृत्ति डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं, जो विनाश आक्रामकता अवसाद और नकारात्मकता की ओर ले जाती है। प्रमुख अवधारणाएं लिबिडो नार्सिसिज्म और स्थायीकरण लिबिडो
यह एक बुनियादी यौन ऊर्जा या काम प्रवृत्ति है जो हमारे जीवन के कार्यों के पीछे मुख्य चालक शक्ति, ड्राइविंग फोर्स, होती है। नार्सिसिज्म, इसका अर्थ है स्वप्रेम, जिसमें व्यक्ति खुद की ही प्रशंसा और प्रेम में डूबा रहता है। स्थायीकरण, फिक्सेशन, यदि विकास के किसी चरण में ऊर्जा का संतुलन बहुत अधिक या बहुत कम बिगड़ जाता है, तो व्यक्ति उसी अवस्था में ठहर जाता है जिसे स्थायीकरण कहते हैं। मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व विकास के 5 चरण बताए हैं। 1. मुखावस्था, ओरल स्टेज 0 से 1 वर्ष। इस दौरान बच्चा मुंह चूसने या काटने से सुख प्राप्त करता है। 2. गुदावस्था, एनल स्टेज 1 से 3 वर्ष। बच्चा मलमूत्र नियंत्रण या टॉयलेट ट्रेनिंग से जुड़ी गतिविधियों में आनंद महसूस करता है। 3. लिंगावस्था, फैलिक स्टेज 3 से 6 वर्ष। इस अवस्था में बच्चों में 2 ग्रंथियां विकसित होती हैं, लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स, माता के प्रति प्रेम, और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, पिता के प्रति प्रेम। 4. सुसुप्तावस्था, लेटेंसी स्टेज 6 से 12 वर्ष। इस चरण में यौन भावनाएं सुप्त या छिप जाती हैं और बच्चा अपनी ऊर्जा को स्कूली गतिविधियों और सामाजिककरण में लगाता है। 5. जननांग अवस्था, जेनिटल स्टेज 13 वर्ष से अडल्टहुड। इसमें व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है और परिपक्व यौन संबंध विकसित होते हैं। इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। सिगमंड फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स ऐसी ग्रंथियां या मानसिक स्थितियां हैं जो बच्चे के विकास की तीसरी अवस्था, जिसे लिंगावस्था, फैलिक स्टेज कहा जाता है, के दौरान उत्पन्न होती हैं। इनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ईडिपस कॉम्प्लेक्स। ये ग्रंथि लड़कों में विकसित होती है। इसके प्रभाव में लड़कों का अपनी माता के प्रति अत्यधिक प्रेम और जुड़ाव होता है, जबकि अपने पिता के प्रति उनमें प्रतिस्पर्धा या कम रुझान की भावना देखी जा सकती है। इसका नाम एक यूनानी कथा के राजकुमार के नाम पर रखा गया है जिसने अनजाने में अपने पिता की हत्या कर अपनी मां से विवाह कर लिया था। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये ग्रंथि लड़कियों में विकसित होती है। इसमें लड़कियों का अपने पिता के प्रति विशेष आकर्षण और प्रेम होता है। इसके साथ ही वे अपनी माता के प्रति ईर्ष्या या घृणा का अनुभव कर सकती हैं क्योंकि वे उन्हें एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती हैं। मुख्य बिंदु, ये दोनों कॉम्प्लेक्स 3 से 6 वर्ष की आयु के दौरान सक्रिय होते हैं। फ्रॉइड का मानना था कि इस अवस्था में विपरीत लिंगी माता पिता के प्रति आकर्षण की शुरुआत होती है, जो व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी अवस्था के दौरान व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा, परायम, सुपर ईगो, भी विकसित होना शुरू होता है। चेतन और अचेतन मन। चेतन और अचेतन मन के बीच के मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। 1. चेतना और वर्तमान से संबंध। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह मन का वह हिस्सा है जो हमारी वर्तमान स्थिति और चेतना से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। आप अभी जो अनुभव कर रहे हैं या जो गतिविधियां कर रहे हैं, वे आपके चेतन मन के कारण हैं। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, यह वर्तमान चेतना से दूर होता है और इसमें वे बातें होती हैं जिन्हें हम सक्रिय रूप से याद नहीं रखते हैं। 2. मात्रा और विस्तार, अनुपात। चेतन मन, ये संपूर्ण मन का केवल 1/10 हिस्सा या 10% ही होता है। अचेतन मन, यह मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है,
जो कुल मन का 9/10 हिस्सा या 90% घेरता है। 3. सामग्री, अंदर क्या छिपा है? चेतन मन। इसमें वे विचार और भावनाएं होती हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी होती है और जो यथार्थ पर आधारित होती हैं। अचेतन मन। ये दमित इच्छाओं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स का भंडारगृह है। इसमें ऐसे दर्दनाक अनुभव, पेनफुल एक्सपीरियंसेस, कड़वी यादें और मूल प्रवृत्तियां छिपी होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने होश में याद नहीं रखना चाहता। 4. व्यवहार पर प्रभाव, चेतन मन। इसका प्रभाव केवल उन कार्यों तक सीमित है जो हम जानबूझकर करते हैं। अचेतन मन, फ्रॉइड के अनुसार, हमारे व्यवहार, बिहेवियर को संचालित और नियंत्रित करने में अचेतन मन की भूमिका सबसे अधिक होती है। व्यक्ति का 90% व्यवहार उसके इसी अचेतन पक्ष से प्रभावित होता है। 5. पहुंच की सुगमता, एक्सेसिबिलिटी। चेतन मन, इस तक पहुंच बहुत आसान है क्योंकि यह हमारी जागरूक स्थिति है। अचेतन मन, इस तक सीधे नहीं पहुंचा जा सकता है। अचेतन मन की गहराइयों को समझने के लिए सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, सपनों का विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स या फ्री एसोसिएशन जैसी विशेष मनोवैज्ञानिक तकनीकों की आवश्यकता होती है। इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच का संतुलन, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार, व्यक्तित्व के 3 प्रमुख घटक, इदम, इड, अहम, ईगो, और परायम, सुपर ईगो, एक दूसरे के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं और इनके बीच का संतुलन ही व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। इनके बीच संतुलन की प्रक्रिया इस प्रकार काम करती है। 1. तीनों घटकों की भूमिका और सिद्धांत। 1. इदम, इड, आधार, ये सुख के सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। इसे केवल अपनी इच्छाओं की तुरंत संतुष्टि चाहिए। इसे सही या गलत से कोई मतलब नहीं होता। समय, यह व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो जन्म से ही बच्चे में मौजूद होता है। मन की अवस्था, ये पूरी तरह से अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। विशेषता, इसे दमित इच्छाओं का भंडारगृह कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारी अधूरी इच्छाएं, यौन ऊर्जा, लिबिडो और मूल प्रवृत्तियां छिपी होती हैं। पक्ष, यह व्यक्तित्व का जैविक पक्ष, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। 2. अहम, ईगो, आधार, ये वास्तविकता के सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ये देखता है कि वास्तविकता में क्या संभव है और क्या नहीं। समय, इसका विकास लगभग 1.5 से 2 साल की उम्र के बीच होता है। भूमिका, यह इदम और परायम के बीच संतुलन बनाने का काम करता है। इसे एक पुलिसमैन की तरह बताया गया है जो मन के भीतर चलने वाले द्वंद्वों को सुलझाता है। पक्ष, यह व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक पक्ष, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो हमारे तार्किक दिमाग और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा है। 3. परायम, सुपर ईगो, आधार, ये नैतिकता के सिद्धांत, मोरालिटी प्रिंसिपल पर आधारित है। ये हमेशा आदर्शवादी होता है और समाज द्वारा सिखाए गए नियमों और नैतिक मूल्यों पर चलता है। समय, इसका विकास सबसे अंत में, यानी 3 साल की उम्र के बाद होता है। विशेषता, यह इदम की अनियंत्रित इच्छाओं पर रोक लगाता है और व्यक्ति को नैतिक रूप से सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। पक्ष, यह व्यक्तित्व का सामाजिक पक्ष, सोशल एस्पेक्ट है। 2. संतुलन की प्रक्रिया, द्वंद्व और समाधान, फ्रॉइड के अनुसार, इदम और परायम के बीच अक्सर टकराव या द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट होता है। इदम कहता है, मुझे यह अभी चाहिए, जबकि परायम कहता है, यह नैतिक रूप से गलत है। पुलिसमैन की भूमिका, अहम एक पुलिसमैन की तरह काम करता है जो इस द्वंद्व को सुलझाता है।
यह वास्तविकता को देखते हुए बीच का रास्ता निकालता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए डाइट पर है, तो उसका इदम चॉकलेट खाने की तीव्र इच्छा करेगा सुख के लिए, जबकि परायम उसे याद दिलाएगा कि यह नियमों के खिलाफ है, नैतिकता, आदर्श। यहाँ अहम वास्तविकता को देखते हुए बीच का रास्ता निकाल सकता है, जैसे कि चॉकलेट का केवल एक छोटा टुकड़ा खाना, ताकि इच्छा भी पूरी हो जाए और नियम भी पूरी तरह न टूटे। 3. संतुलन का परिणाम सुसमायोजित व्यक्तित्व, वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी। यदि अहम ईगो सफलतापूर्वक इदम और परायम के बीच संतुलन बना लेता है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व सुसमायोजित होता है और वह समाज में बेहतर तरीके से फिट हो पाता है। कुसमायोजित व्यक्तित्व, मैलएडजस्टेड पर्सनल। यदि अहम कमजोर पड़ जाए और इदम या परायम में से कोई एक बहुत अधिक हावी हो जाए, तो व्यक्ति कुसमायोजित हो सकता है। उदाहरण के लिए, बहुत अधिक इदम व्यक्ति को जानवर जैसा बना सकता है जो केवल सुख चाहता है, और बहुत अधिक परायम व्यक्ति को मानसिक रूप से तनावग्रस्त या अत्यधिक आदर्शवादी बना सकता है। नार्सिसिज्म और स्थायीकरण, फिक्सेशन। सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत के अनुसार नार्सिसिज्म और स्थायीकरण, फिक्सेशन, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं। इनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। 1. नार्सिसिज्म। अर्थ, नार्सिसिज्म का सरल अर्थ है स्वप्रेम, सेल्फ लव। विशेषताएं, इस स्थिति में व्यक्ति अपनी ही तारीफों में खोया रहता है और उसे लगता है कि दुनिया में उससे बेहतर कोई दूसरा इंसान नहीं है। व्यवहार, फ्रॉइड के अनुसार ऐसे व्यक्ति खुद के ही प्यार में पागल रहते हैं और अपनी ही विशेषताओं, जैसे अपनी लिखावट या अपना व्यक्तित्व, को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। प्रभाव, हालांकि बच्चों में यह व्यवहार सामान्य हो सकता है, लेकिन यदि यह संतुलन से बाहर हो जाए तो इसे एक मनोवैज्ञानिक समस्या, नार्सिसिस्टिक लक्षण, के रूप में देखा जाता है। 2. स्थायीकरण, फिक्सेशन। अर्थ, इसे हिंदी में स्थायीकरण या अवस्था विगमन भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ है विकास की किसी एक अवस्था में ठहर जाना या रुक जाना। कारण, फ्रॉइड का मानना था कि मनोलैंगिक विकास की हर अवस्था को पार करने के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा, लिबिडो, की आवश्यकता होती है। यदि किसी अवस्था में ऊर्जा जरूरत से ज्यादा लग जाए या जरूरत से बहुत कम मिले, तो व्यक्ति उस अवस्था में फिक्सेट, स्थिर हो जाता है। परिणाम, जिस व्यक्ति का किसी विशेष अवस्था में स्थायीकरण हो जाता है, वह शारीरिक रूप से बढ़ने के बावजूद मानसिक रूप से उसी अवस्था की आदतों से जुड़ा रह जाता है। उदाहरण, मूर्खावस्था में स्थायीकरण। यदि कोई बच्चा मूर्खावस्था, ओरल स्टेज, में फिक्सेट हो जाता है, तो वह वयस्क होने पर भी मुंह से जुड़ी गतिविधियों में सुख ढूंढेगा। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति आगे चलकर धूम्रपान, स्मोकर, करने वाला बन सकता है। नाखून चबाने की आदत पड़ सकती है या वह स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ा और आक्रामक हो सकता है। संक्षेप में, नार्सिसिज्म व्यक्ति के स्वयं के प्रति अत्यधिक लगाव को दर्शाता है, जबकि स्थायीकरण विकास के दौरान किसी एक चरण में ऊर्जा के असंतुलन के कारण रुक जाने की स्थिति है। इरोस और थैनाटोस, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार, मानव व्यक्तित्व में इदम, इड, के अंतर्गत दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट्स, पाई जाती हैं, जिन्हें इरोस, और थैनाटोस, कहा जाता है। इनके बीच के मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। 1. इरोस,
जीवन प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट। प्रकृति, इसे जीवन प्रवृत्ति कहा जाता है, जो व्यक्ति में जीने की इच्छा और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती है। कार्य, ये प्रेम, स्नेह और सृजन को बढ़ावा देती है। इसमें व्यक्ति कुछ अच्छा करना चाहता है, मजे करना चाहता है और खुद को फिट रखने के लिए व्यायाम या आत्म देखभाल जैसी गतिविधियां करता है। उदाहरण, प्रेम, लव, एरोस का सबसे प्रमुख उदाहरण है। 2. थैनाटोस, मृत्यु प्रवृत्ति, डेथ इंस्टिंक्ट। प्रकृति, इसे मृत्यु प्रवृत्ति कहा जाता है, जो व्यक्ति को नकारात्मकता और विनाश की ओर धकेलती है। कार्य, यह आक्रामकता, अग्रेशन, विनाशकारी व्यवहार और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी है। इसकी तुलना फिल्म के नकारात्मक किरदारों, जैसे थानोस, से की गई है, जो विनाश का प्रतीक हैं। मानसिक स्थिति, व्यक्ति में होने वाला अवसाद, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी और हताशा, फ्रस्ट्रेशन, इसी प्रवृत्ति के परिणाम होते हैं। निष्कर्ष, जहां इरोस जीवन को बचाने, प्रेम करने और सृजनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित करती है, वहीं थैनाटोस विनाश, घृणा और नकारात्मकता की ओर ले जाती है। फ्रॉइड के अनुसार ये दोनों ही प्रवृत्तियां हर मनुष्य के भीतर मौजूद होती हैं। प्रश्न, क्या फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में ईगो का होना जरूरी है? उत्तर, सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के विकास और एक संतुलित जीवन के लिए ईगो या अहम का होना न केवल जरूरी है, बल्कि यह अनिवार्य है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। संतुलनकर्ता की भूमिका, ईगो का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इड और परायम, सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाना है। जहां इदम केवल सुख चाहता है और परायम केवल नैतिकता की बात करता है, वहीं ईगो इन दोनों के बीच मध्यस्थता करता है। वास्तविकता का सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। यह व्यक्ति को ये समझने में मदद करता है कि समाज में क्या संभव है और क्या नहीं। यदि व्यक्ति केवल इदम के आधार पर चले, तो उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि इदम केवल जैविक प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। पुलिसमैन की तरह कार्य, फ्रॉइड ने ईगो को एक पुलिसमैन की तरह बताया है, जो मन के भीतर चलने वाले द्वंद्वों, कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाता है। यदि इदम और परायम के बीच लगातार झगड़ा बना रहे और ईगो उसे संतुलित न कर पाए, तो व्यक्ति कुसमायोजित, मैलएडजस्टेड हो सकता है और समाज में फिट नहीं हो पाता। सुसमायोजित व्यक्तित्व, वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी। एक स्वस्थ और सुसमायोजित व्यक्तित्व के लिए ईगो का मजबूत होना आवश्यक है। यह वास्तविकता को देखते हुए बीच का रास्ता निकालता है, जिससे व्यक्ति की इच्छाएं भी पूरी होती हैं और वह सामाजिक नियमों का उल्लंघन भी नहीं करता। विकास का क्रम, ईगो का विकास लगभग 1.5 से 2 साल की उम्र में शुरू होता है। ये हमारे मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित है, जो हमें तार्किक रूप से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। संक्षेप में, ईगो वह शक्ति है जो व्यक्ति को व्यवहारिक बनाती है और उसे मानसिक संघर्षों से बचाकर समाज में एक संतुलित पहचान दिलाने में मदद करती है। लिबिडो ऊर्जा का विकास के विभिन्न चरण। सिगमंड फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार लिबिडो वह मौलिक ऊर्जा या काम प्रवृत्ति है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में एक प्रेरक शक्ति, ड्राइविंग फोर्स के रूप में कार्य करती है। फ्रॉइड का मानना था कि यह ऊर्जा जन्म से ही मौजूद होती है
और विकास के विभिन्न चरणों में शरीर के अलग अलग अंगों पर केंद्रित होती है। विकास के विभिन्न चरणों में लिबिडो का महत्व और प्रभाव निम्नलिखित है। 1. लिबिडो का स्वरूप और कार्य। ऊर्जा का स्रोत। लिबिडो एक प्रकार की यौन ऊर्जा या काम प्रवृत्ति है जो जीवन की लगभग हर गतिविधि में शामिल होती है। प्रेरक शक्ति। यह ऊर्जा विकास के दौरान एक इंजन की तरह काम करती है, जिसकी दिशा और संतुष्टि का तरीका उम्र के साथ बदलता रहता है। 2. विकास के चरणों में लिबिडो की भूमिका। फ्रॉइड ने 5 अवस्थाएं बताई हैं जहां लिबिडो ऊर्जा अलग अलग तरीके से केंद्रित होती है। मुखावस्था, ओरल स्टेज, 0-1 वर्ष। इस अवस्था में लिबिडो ऊर्जा मुंह, माउथ पर केंद्रित होती है। बच्चा चूसने, सकिंग और काटने जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपनी काम प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है। गुदावस्था, एनल स्टेज, 1-3 वर्ष। यहाँ लिबिडो का ध्यान गुदा क्षेत्र पर स्थानांतरित हो जाता है। बच्चा मलमूत्र त्यागने या उसे नियंत्रित करने, टॉयलेट ट्रेनिंग की गतिविधियों से सुख प्राप्त करता है। लिंगावस्था, फैलिक स्टेज, 3-6 वर्ष। इस चरण में ऊर्जा जननांगों, सेक्स ऑर्गन्स पर केंद्रित होती है। इसी समय ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित होते हैं, जहां बच्चा विपरीत लिंगी माता-पिता के प्रति आकर्षण महसूस करता है। सुसुप्तावस्था, लेटेंसी स्टेज, 6-12 वर्ष। इस दौरान लिबिडो ऊर्जा सुप्त या छिपी हुई हो जाती है और किसी विशिष्ट अंग पर केंद्रित नहीं रहती। बच्चा इस ऊर्जा को स्कूली गतिविधियों और सामाजिककरण, सोशलाइजेशन में लगाता है। जननांग अवस्था, जेनेटल स्टेज, 13 वर्ष जोड़। किशोरावस्था में लिबिडो ऊर्जा पुनः सक्रिय होती है और परिपक्व यौन हितों तथा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की ओर निर्देशित होती है। 3. स्थायीकरण, फिक्सेशन का महत्व। लिबिडो ऊर्जा का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि यदि किसी चरण में इस ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाए, बहुत अधिक या बहुत कम ऊर्जा का उपयोग, तो व्यक्ति उसी अवस्था में फिक्सेट या स्थिर हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि मुखावस्था में लिबिडो ऊर्जा का सही संतुलन नहीं बनता, तो व्यक्ति वयस्क होने पर धूम्रपान करने वाला, स्मोकर या नाखून चबाने वाला बन सकता है। निष्कर्षतः, लिबिडो वह आधारभूत ऊर्जा है जिसका विभिन्न शारीरिक अंगों के माध्यम से प्रवाहित होना ही यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित होगा या वह किसी मानसिक द्वंद्व में फंसा रहेगा।